यह कहानी है रामनगर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया का अपना एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा लड़का था। हरिया का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो खुद की कोई जमीन थी और ना ही कमाने का कोई साधन। हरिया दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता, उससे अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता था। हरिया की इस प्रकार की हालत देखकर हरिया की बीवी बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन वह हरिया से बोली, सुनिए जी, आप दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं और उससे जो कुछ भी पैसा मिलता है उससे हमारा पेट भर देते हैं। इस प्रकार तो हम अपना घर कभी नहीं बना पाएंगे, और हम अपना घर नहीं बना पाएंगे तो फिर हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा। हमें कुछ और नया काम देखना होगा। इस प्रकार दूसरों की मजदूरी करते करते ऐसे तो गुजारा नहीं चलने वाला। और जहाँ आप मजदूरी करते हैं वहाँ से तो आपको बहुत ही कम पैसा मिलता है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों आपके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। तुम परेशान मत हो कांता, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं बन रहा है। भगवान सब देख रहा है। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया। वह ईश्वर मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देगा। तुम बस थोड़ा सब्र रखो। मैंने बचपन से ही इतनी परेशानियां देखी हैं कि अब ये परेशानियां मुझे कुछ नहीं लगती, और मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन मैं धन अवश्य कमाऊंगा। उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से आजाद कर दूंगा। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। हरिया हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था अगर वह मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन हरिया अपने मालिक शमशेर सिंह के खेत में काम कर रहा था। शमशेर सिंह पास के ही पेड़ के नीचे बैठा था। हरिया अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि शमशेर सिंह बहुत ही उदास है और वह गहरी चिंता में डूबा हुआ है। शमशेर सिंह को उदास देख हरिया तुरंत शमशेर सिंह के पास गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ मालिक? आप बहुत ही उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। आप इस प्रकार इस पेड़ के नीचे इतनी चिंता में बैठे मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। हरिया की बात सुनकर शमशेर सिंह को गुस्सा आ जाता है और वह हरिया से चिल्लाते हुए कहता है, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता तो कर नहीं सकता। अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तू 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरे खेतों में काम करता? क्या तुझे यहाँ काम करने की कोई आवश्यकता होती यदि तू किसी की सहायता कर पाता? चल जा यहाँ से, अपना काम कर और मुझे मेरे परेशानी पर छोड़ दे। बिना बात का मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आ जाते हैं ऊपर से मेरे पास मेरा और ज्यादा दिमाग खराब करने। सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब वक्त वक्त की बात है, और वैसे भी परेशानियां बांटने से कम होती हैं। आप एक बार मुझे अपने परेशानी बताकर तो देखिए। हो सकता है कि आपकी परेशानी का कोई हल मेरे पास अवश्य हो। आप एक बार अपनी परेशानी मुझे बताकर तो देखिए। और सेठ जी, वैसे भी
यह सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही मेरी किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किसी न किसी दिन मेरी किस्मत मेरे पक्ष में अवश्य झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तरक्की के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। हरिया की बात सुनकर शमशेर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने एक लंबी गहरी राहत की सांस लेते हुए हरिया से कहा, अरे हरिया, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर तो मेरे मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानी में भी तू अपनी जिंदगी कितनी खुशी खुशी काट रहा है और मैं छोटी सी परेशानी आ जाने पर इतना ज़्यादा चिंतित हो जाता हूँ। महाराज, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता मुझे हमेशा यही समझाते थे कि बेटा, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं, लेकिन मेरी एक बात तुम हमेशा गांठ बांध कर रखना, जिंदगी भी मौसम की ही तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है तो कभी जिंदगी ठंड की तरह कठिनाइयों से भरी लगती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस हमें धैर्य और हिम्मत बनाए रखनी जरूरी है, क्योंकि आखिरकार एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे वाह हरिया वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। मैं एक दिन तेरे पिता से अवश्य मिलूंगा और उनसे उनका सारा ज्ञान अपने पास अर्जित कर लूंगा। जी हाँ सेठ जी, जरूर आप मेरे पिता से अवश्य मिलिएगा। वे बहुत ही नेक इंसान हैं। अब आप एक बार मुझे साफ साफ बताएं, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे हरिया, बस तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो एक बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ। मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि अब उसका कोई हल मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। अरे सेठ जी, आप एक बार अपनी परेशानी मुझे बताएं तो, क्या पता मेरे पास उसका कोई ना कोई हल अवश्य निकल जाए। और वैसे भी परेशानियां बांटने से कम होती है। एक बार आप बांट कर तो देखिए, हो सकता है हम दोनों साथ मिलकर उस परेशानी का अंत ही कर दें। हरिया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरे और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही जमींदार ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने पुलिस में भी केस दर्ज कराने की सोची, लेकिन जमींदार का साथ ऊपर के मंत्री लोग दे रहे हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो जमींदार ने उन खेतों को ठेके पर देकर उसमें खेती भी शुरू कर दी है। मुझे बहुत दुख होता है, वह मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन है। मैं उसे इस प्रकार अपने हाथों से छीनने नहीं दे सकता। बस यही सोच सोच कर मेरा दिमाग बैठा जा रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मैं तुमसे भी कह रहा था कि यह बहुत ही विकट समस्या है। यहाँ समस्या से निकल पाना कोई आसान बात नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। यदि आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेना चाहेंगे तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि कानून भी मंत्री लोगों की जेब में होता है
और जब उस जमींदार का साथ मंत्री लोग दे रहे हैं तो फिर उनसे जमीन वापस ले पाना एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। हरिया, अब तो ही बता मैं क्या करूं? मेरी पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से खींची जा रही है। वह जमींदार मेरी सारी जमीन को छीने जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? हरिया ने कुछ देर सोचा और शमशेर सिंह से कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। हरिया मेरे भाई, मेरे मित्र, यदि ऐसा कोई तरीका सच में है तो मुझे जल्दी बताओ। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन को अपने हाथों से इस तरह निकलने नहीं दे सकता। जल्दी बताओ मित्र, जल्दी बताओ। हरिया ने शमशेर सिंह को अपनी सारी की सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर शमशेर सिंह हरिया से बोला, अरे वाह हरिया वाह, तूने तो मेरी सारी की सारी मुसीबत ही खत्म कर दी। तू तो बहुत ही समझदार है। तूने तो बहुत ही अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी यह योजना काम कर गई ना तो मैं तुझे एक घर बना कर दूंगा और उस जमीन में से एक छोटा सा टुकड़ा मैं तेरे नाम कर दूंगा। अरे सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मेरा घर चलता है। मेरे घर में आपकी वजह से 2 वक्त की रोटी आती है। आपकी मदद करना तो मेरा एक फर्ज बनता है। मैं बस वही अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे अपने खेतों में काम करने दीजिएगा। मेरे लिए यही बहुत बड़ा आपका उपकार होगा। हरिया फिर से खेतों में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन हरिया शमशेर सिंह के गांव वाले उन खेतों में पहुंच जाता है जिस पर गांव के जमींदार ने कब्जा कर रखा था। अरे अरे अरे, कौन हो भाई, तुम कौन हो और कहाँ इन खेतों में ऐसे घुसे आ रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये यहाँ के जमींदार के खेत हैं। इन पर ऐसे घुसोगे तो तुम्हारी टांगे तुड़वा देंगे, टांगे। अरे नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझ गरीब किसान पर इतना बड़ा अनर्थ ना करिए। मैं तो एक मजदूर किसान हूँ जो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। सुना है कि आपको खेतों में काम करने के लिए एक किसान की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। अरे भाई, तुमसे ये बात किसने कह दी कि यहाँ किसी किसान की आवश्यकता है? नहीं नहीं, यहाँ किसी किसान और मजदूर की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो जाओ, यहाँ से जाओ। जमींदार साहब, आपके पास तो इतने सारे खेत हैं, मैं किसी भी खेत में काम कर लूँगा। मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। मेरे गांव में कोई काम नहीं बचा, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। अरे, तुम्हारे एक बार कही बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुमसे कह दिया ना कि यहाँ कोई काम नहीं, तो फिर तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ, यहाँ से जाओ। इसका मतलब शमशेर सिंह आपके बारे में सही कहते थे। क्या कहा तुमने? शमशेर सिंह? अरे क्या कहते थे शमशेर सिंह हमारे बारे में? हमें बताओ, जल्दी बताओ। कुछ नहीं सेठ जी, कुछ नहीं। शमशेर सिंह आपके बारे में कुछ नहीं कहते थे। चलिए अब मैं चलता हूँ। वैसे भी आपके यहाँ तो कोई मेरे लायक काम है नहीं। अब मुझे कहीं और ही काम ढूंढना होगा। हरिया इतना कहकर वहां से जाने लगता है। तभी जमींदार हरिया को रोकते हुए कहता है, अरे भाई, इधर आओ, इधर आओ। मुझे याद आ गया, शायद तुम्हारे लायक हमारे पास कुछ काम है। हरिया तुरंत ही रुक गया
और जमींदार के पास जाकर बोला, धन्यवाद जमींदार साहब, धन्यवाद। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या काम है? अरे सबर रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि शमशेर सिंह हमारे बारे में तुमसे क्या कहता था? जमींदार साहब, मैं पहले शमशेर सिंह के यहाँ काम किया करता था। वह बहुत ही निर्दयी और जालिम किस्म का इंसान है। वह मुझे बहुत ही कम मजदूरी देता है। वह मुझे कहता है कि मुझे उससे ज्यादा मजदूरी पूरे गांव में कोई नहीं दे सकता। मैंने भी उनसे एक दिन क्रोध में कह दिया कि मैं सबसे बड़े जमींदार के पास जाऊंगा। वे मुझे सबसे ज्यादा और आपसे कहीं अच्छी मजदूरी देंगे। जमींदार हरिया की चापलूसी भरी बातों में आ जाता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेतों पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की ज़रूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जमींदार अपने बेटे से बोला, बेटा वरुण, यह हरिया तो बहुत ही मेहनती है। अच्छा किया हमने इसे रोक लिया। यह तो अकेले ही 5-5 लोगों का काम कर देता है। जी हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। हरिया बहुत ही मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और कर पाता। यह पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला ही लगा रहता है। हरिया की मेहनत ने जमींदार और उसके लड़के दोनों का ही दिल जीत लिया था। एक दिन जमींदार और उसका लड़का दोनों ही अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे दोनों अपने खेतों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरिया इतनी देर तक खेतों में काम कर रहा है। अरे हरिया, अब तो शाम होने वाली है। तुम इतनी देर तक क्यों काम कर रहे हो? चलो चलो, जाओ, अब घर जाओ और आराम करो। कल आ जाना काम करने के लिए। जमींदार साहब, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर मेरे बीवी और बच्चे हैं। काम नहीं करूँगा तो उन्हें 2 वक्त की रोटी कहाँ से खिला पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से तो अच्छा है कि मैं काम करता रहूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहेगा और 2 पैसे भी आते रहेंगे। तुम बहुत मेहनती हो हरिया। इस काम को आज यहीं आराम दो और तुम भी घर जाकर आराम करो। इस काम को कल कर लेना। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाएं, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है हरिया, अब हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे तब इस काम को खत्म कर अपने घर चले जाना। जमींदार और उसका लड़का दोनों ही खेतों को हरिया के भरोसे छोड़ अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब जमींदार और उसका लड़का अपने खेतों पर वापस लौट कर आए तो देखा कि वहां पर पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए पुलिस के पास आए। अरे क्या बात है थानेदार साहब, आप सुबह सुबह हमारे खेत में? अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहा हूँ? सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। थानेदार साहब, क्यों सुबह सुबह हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तुम दोनों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वह देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे ने जब पलट कर देखा तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी, जिसमें सिर्फ अब कंकाल बचा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। अरे अरे थानेदार साहब, यह किसकी लाश है और यहाँ हमारे खेतों में कहाँ से आ गई? अब तुम बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो और फिर उन्हें अपनी जमीन में ही गाड़ दो। और अब
हमें से सवाल करो कि यह लाश कहाँ से आई। इसीलिए तुम अपनी जमीन पर किसी को नहीं आने देते थे। नहीं नहीं थानेदार साहब, हमें हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। यह लाश यहाँ कहाँ से आई, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब तुम चिंता मत करो, अगर तुम दोनों को फांसी नहीं हुई तो उम्र कैद की सजा तो मैं तुम्हें पक्का दिलाकर ही रहूंगा। तुम चिंता मत करो। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। थानेदार साहब, हमें हमें इस लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें माफ कर दीजिए। इतनी सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहां हरिया आ जाता है। अरे अरे हरिया, यह देखो, हमारे खेतों से कंकाल निकला है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह कंकाल आया कहाँ से है। क्या कह रहे हैं सेठ जी, कंकाल और वह भी खेतों से? यह तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ हरिया, हाँ, हमारी भी तो समझ में नहीं आ रहा कि यह कंकाल यहाँ कहाँ से आया है। और थानेदार साहब को लगता है कि हमने किसी को मारकर यहाँ गाड़ दिया है। अब तुम ही हमें यहाँ से निकलने का कोई उपाय बताओ। उन तीनों को आपस में खुसुर पुसुर करते देख थानेदार ने उनसे कहा, अब तुम कोई बहाने मत बनाओ, यहाँ से बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। तुम दोनों बाप बेटों को जेल तो जाना ही पड़ेगा। थानेदार साहब, बस 5 मिनट दे दीजिए, बस 5 मिनट। जमींदार साहब, एक बात कहूँ, ऐसा लगता है कि यह कंकाल इस जमीन पर आज से नहीं कई वर्षों से दबा हुआ है। हो सकता है कि इसे बहुत पहले किसी ने मारकर यहाँ दबा दिया हो और उसकी सजा शायद आज आप दोनों को भुगतनी पड़ रही हो। बिना किसी गलती के फांसी और उम्र कैद की सजा सुनकर जमींदार और उसका लड़का दोनों ही बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने जल्दी से हरिया को उस खेतों की सारी कहानी सुना दी। अरे भाई हरिया, अगर मैं सच कहूँ तो यह जमीन हमारी नहीं है, हमने तो इसे शमशेर सिंह से हड़प लिया था। यह जमीन उसी की है, हमने तो इसे बस कब्जा करके रखा हुआ है और हम इस जमीन को उसे वापस नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि उसी ने कभी न कभी किसी को मार कर यहाँ गाड़ दिया हो और आज उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। जमींदार की पूरी बात सुनने के बाद हरिया जमींदार से बोला, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है, अगर आप कहें तो हम उसे उपयोग में ला सकते हैं। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तरकीब बताने से पहले मैं आप दोनों से एक बात जानना चाहता हूँ। आप दोनों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, यह जमीन या फिर आप दोनों की जान? अरे भाई हरिया, इसमें पूछने वाली बात ही क्या है? जमीन किसे पसंद है? हमें तो अपनी जान पसंद है, जान। तो ठीक है मालिक, एक काम कीजिए, आप जल्दी से जाकर थानेदार साहब को सब कुछ सच सच बता दीजिए कि यह जमीन शमशेर सिंह की है और आप इस जमीन पर कुछ समय से बस काम कर रहे हैं। इस जमीन से आपका कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे अरे हरिया, इससे तो हमारी जमीन चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा? नहीं मालिक, नहीं, लगता है आप मेरी तरकीब सही से समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार साहब को यह बताएंगे कि यह जमीन शमशेर सिंह की है तो पुलिस शमशेर सिंह को गिरफ्तार कर लेगी और यह जमीन पर आप वापस से कब्जा कर सकते हैं। इससे आप जेल जाने से भी बच जाएंगे और जमीन भी आपके ही पास रहेगी। हरिया की बात सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह जाते हैं। जमींदार जल्दी से जाकर थानेदार को सारी कहानी बता देता है। अच्छा, अब जब तुम दोनों फंस रहे हो तो यह जमीन किसी और की है, यह बोलकर तुम किसी और को फंसाना चाहते हो। अरे नहीं नहीं थानेदार साहब,
आप चाहें तो गांव के सरपंच से पूछ सकते हैं कि यह जमीन शमशेर सिंह की है। हम तो बस इस पर कुछ समय से काम कर रहे थे। जमींदार की बात सुनकर थानेदार ने गांव के सरपंच और शमशेर सिंह को बुलाने के लिए कहा। अरे थानेदार साहब, यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों है? आखिर क्या बात हो गई है? सरपंच साहब, जमींदार के खेतों से एक कंकाल मिला है और वह इस जमीन को अपना बताने से मना कर रहा है। वह कह रहा है कि यह जमीन शमशेर सिंह की है। जी हाँ सरपंच साहब, यह सारी जमीन शमशेर सिंह की ही है। हम तो इस जमीन को हड़पना चाहते थे, इसीलिए हमने इस जमीन पर कब्जा करके रखा था। हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं, यहाँ सारी शमशेर सिंह की ही है और इस कंकाल से भी हमारा कोई लेना देना नहीं। यह भी जरूर शमशेर सिंह का ही काम होगा। जमींदार की बात सुनकर सरपंच थानेदार से कहता है, थानेदार साहब, अब आप जा सकते हैं। अब यह सारा मामला मैं पंचायत में सुलझा दूंगा और जो भी गुनहगार होगा उसे मैं आप तक पहुंचा दूंगा। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सरपंच शमशेर सिंह से कहता है, अरे क्यों भाई शमशेर सिंह, तुमने अपने खेतों में यह कौन सा नया रायता फैला रखा है? अरे नहीं सरपंच साहब, नहीं, यह कोई असली का कंकाल नहीं है। यह तो एक प्लास्टिक का कंकाल है। इन जमींदार ने मेरी सारी की सारी जमीन हड़प रखी थी और इनसे सच उगलवाकर अपनी जमीन वापस लेने का मेरा और हरिया का यह एक तरीका था, जिससे कि इनसे हम सच उगलवाकर अपनी जमीन वापस ले सकें। शेर सिंह की इतनी बात सुनकर जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हरिया को शमशेर सिंह के साथ मिला देख दोनों बाप बेटे की समझ में आ गया कि यह शमशेर सिंह और हरिया की मिलीभगत थी। अब दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच साहब, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और यह जमीन भी हम शमशेर सिंह को वापस कर देंगे। हमें माफ कर दीजिए। दोनों के इस प्रकार से माफी मांगने से शमशेर सिंह ने उन दोनों को माफ कर दिया और सरपंच ने भी उन्हें जेल भेजने से मना कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।